नमस्कार, अरिहंत में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन की। एल्डिहाइड एवं कीटोन में ये क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जिनमें ये वाला समूह जो है वो उपस्थित होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बोनिल ये जो समूह है इसको कार्बोनिल या ऑक्सो समूह भी कहा जाता है और इसका सामान्य सूत्र जो है वो क्या होता है? CnH2nO। अब N जो है यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण अगर हम करें तो पहले यह वर्गीकृत होता है एल्डिहाइड में, फिर ये वर्गीकृत होता है कीटोन में। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? जिनमें CHO या फॉर्मिल समूह उपस्थित होता है वो क्या होते हैं? एल्डिहाइड होते हैं। दूसरा बात करते हैं हम कीटोन की। कीटोन जो होता है उसमें कीटो समूह यानी कि ये वाला जो समूह होता है जिसके इधर भी एल्किल चेन और इधर भी एल्किल चेन उपस्थित होती है वह क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड भी कहलाता है और कीटोन भी कहलाता है। एल्डिहाइड में इस कार्बन जिससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उससे एक हाइड्रोजन जुड़ता है और कीटोन जो होता है उसके दोनों ही तरफ एल्किल समूह उपस्थित होता है। कीटोनों का वर्गीकरण अगर हम करें तो सम्मित और असम्मित दो तरह के होते हैं कीटोन। सम्मित कीटोन में जो ये कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है इससे जुड़ने वाली दोनों जो एल्किल प्रतिस्थापित समूह है समान होते हैं तो सम्मित कीटोन कहलाता है। और असम्मित में दोनों ही समूह जो है वो भिन्न प्रकार के होते हैं, इसे मिश्रित कीटोन भी कहा जाता है। कार्बोनिल समूह की अगर संरचना की बात करें तो कार्बोनिल समूह की जो संरचना होती है उसमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है और इनके बीच में जो बंध होता है वो कितना डिग्री का होता है? 120 डिग्री का कोण होता है तथा कार्बन परमाणु का जो संकरण पाया जाता है वो sp2 संकरण पाया जाता है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में एक तो सिग्मा बंध तथा एक पाई बंध का निर्माण करता है और इनके बीच में क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है और कार्बन इससे कम विद्युत ऋणी होता है तो विद्युत ऋणात्मकता के अंतर की वजह से इनमें कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसका मान 2.3 से 2.8 डी तक होता है। एल्डिहाइड और कीटोन के अगर नामकरण की बात करें तो पहले हम बात करेंगे निरर्थक पद्धति है, इसे सामान्य नाम पद्धति भी कहते हैं। निरर्थक पद्धति में एक कार्बन वाले जो कार्बन परमाणु है उसको फॉर्म के नाम से, 2 कार्बन वाले को एसिड के नाम से, 3 कार्बन वाले को प्रोपियोन के नाम से, 4 कार्बन वाले को ब्यूटर, नॉर्मल ब्यूटर भी हो सकता है, आइसो ब्यूटर भी हो सकता है और 5 कार्बन वाले को वेलर, नॉर्मल और आइसो द्वितीयक और तृतीयक ये हो सकता है। द्विबंध युक्त अगर है तो एक्रिल इस समूह को 3 कार्बन जिसमें 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है उसको एक्रिल समूह और 4 कार्बन जिसमें बीच वाले 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे क्रोटोन समूह कहते हैं। और आईयूपीएसी नाम में अगर देखें तो आईयूपीएसी नाम जब आप लिखते हैं तो एल्डिहाइड को एल्केन एल तथा कीटोन जो होते हैं उनको एल्केनोन कहा जाता है। यहाँ पर जो एल्डिहाइड है इसके लिए एल अनुलग्न लगाते हैं तथा कीटोन के लिए ऑन अनुलग्न लगाते हैं तथा कार्बन जो श्रृंखला है उसका नाम बिल्कुल उसी प्रकार किया जाता है। वही लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया जाता है, उसकी नंबरिंग की जाती है, फंक्शनल ग्रुप को नंबर दिए जाते हैं और नाम लिखा जाता है उनके अनुलग्न लगा करके, बिल्कुल वैसा ही नाम हम लिख देते हैं। तो संतृप्त एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो आप प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर प्रतिस्थापी का जो स्थान, पहले प्रतिस्थापी का स्थान और उसका नाम, फिर एल्क समूह यानी कि जो भी एल्केन समूह जुड़ा हुआ है वो प्लस एन, एल्केन समूह के जो संतृप्त अगर है तो एन सफिक्स लगेगा, असंतृप्त है तो इन या आइन लगेगा तो एन यहाँ पर लगेगा क्योंकि हम संतृप्तों की बात कर रहे हैं। और एल्डिहाइड का नाम लिख रहे हैं तो एल्डिहाइड का एल अनुलग्न यहाँ पर लग जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? एल्केन एल, एल्केन का ई प्लस एल, ये वाला जो ई है ये एलिमिनेट हो जाएगा एल्केन का और नाम हो जाएगा एल्केन। जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन, अब इसमें प्रतिस्थापी तीसरे कार्बन पे है तो 3 प्रतिस्थापी का नाम, कार्बन चेन का नाम और एल, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटेन एल। संतृप्त कीटोन का आईयूपीएसी नाम अगर लिखना है तो वही आपको करना पड़ेगा, पहले प्रतिस्थापी का स्थान, फिर प्रतिस्थापी का नाम, फिर एल्केन चेन जो है वो और क्रियात्मक समूह का स्थान और उसका अनुलग्न। तो नाम किस प्रकार से हो जाएगा देख लीजिए। पहले प्रतिस्थापी देख लीजिए, यहाँ उपस्थित है प्रतिस्थापी 2 कार्बन पे तो उसका स्थान, प्रतिस्थापी का नाम, कार्बन चेन का नाम। अब कार्बन चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है या क्रियात्मक समूह है वो कौन से कार्बन पे? तीसरे कार्बन पे, तो फंक्शनल ग्रुप का स्थान तथा उसका अनुलग्न लगा दिया तो नाम बन गया 2 मेथिल पेंटेन 3 ऑन। इस प्रकार आप कार्बोनिल समूहों के नाम लिख सकते हैं। अब आती है बात कार्बोनिल यौगिकों में समावयवता की। तो पहली समावयवता होती है चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता। इसमें आप जानते हो जैसे पूरा पहले के चैप्टर्स में हो चुका है क्या कि जो भी कार्बन श्रृंखला होती है उस कार्बन श्रृंखला का
के अंदर अगर परिवर्तन होता है, कार्बन उतने के उतने ही रहेंगे, अणुभार अणुसूत्र जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, केवल कार्बन की श्रृंखला में अगर परिवर्तन देखने को मिलता है तो ये श्रृंखला समावयवता कहलाती है। अगली होती है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता में एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप, एल्डिहाइड जो है वो कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। अणुसूत्र बिल्कुल समान है, परंतु एल्डिहाइड जो है वो कीटोन में परिवर्तित हो जाता है और कीटोन जो है एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के जो क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। मध्यावयवता की बात करें तो मध्य से जो इसकी पोजीशन है वो यदि चेंज हो जाती है, पहले ये इतना मध्य में था कि इसके इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन उपस्थित थे, परंतु अब यहाँ पर देख लीजिए इधर 3 कार्बन और इधर 1 कार्बन उपस्थित है। तो मध्यावयवता का मतलब है कि बीच में जुड़े हुए जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी स्थिति जो है वो खिसक जाती है, वो ही क्या कहलाती है, मध्यावयवता कहलाती है। चलावयवता, चलावयवता में क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड तथा ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के पास चला जाता है। इस वजह से इसके ऊपर जो है OH उपस्थित हो जाता है। तो ये इनॉल रूप होता है तथा ये कीटोन रूप होता है, जिसमें से जो कीटो रूप होता है, इनॉल रूप वह होता है जिसमें द्विबंध तथा OH समूह उपस्थित होते हैं एक ही कार्बन पर, और इसमें ये दोनों जो है वो साम्य अवस्था में रहते हैं, परंतु जो कीटो रूप होता है वो इनॉल से अधिक स्थायी हो जाता है। अब इसके बाद में ये प्रदर्शित करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, कायरल कार्बन या किरेल कार्बन उपस्थित होता है। किरेल कार्बन जो है दर्पण प्रतिबिंबों के ऊपर जो है अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, इसलिए जो है ये प्रकाशिक समावयवी होते हैं एक दूसरे के, और प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन को बनाने की विधियां में हम पहले देखेंगे एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा आप किस प्रकार एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। तो देखो आप एल्कोहल ले लीजिए, उसकी K2Cr2O7 के साथ में तनु H2SO4 की अभिक्रिया करवाते हैं तो इनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से जो है एल्डिहाइड में, अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में, और इस तरीके से द्वितीयक अल्कोहल जो है वो कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट तथा क्लोरोक्रोमेट द्वारा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट तथा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट द्वारा भी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में तथा द्वितीयक अल्कोहल जो है वो कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, अब क्रोमिल क्लोराइड ये CrO2Cl2 है, ये CH2 की उपस्थिति में टोलुइन जो है इसको क्रोमियस संकुल में परिवर्तित करते हैं। यह क्रोमियस संकुल जो है बाद में CH2 की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड दे देता है, यानी कि क्रोमिल क्लोराइड द्वारा मेथिल समूह जो है क्रोमियस संकुल में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो जल अपघटन के द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड बना लेता है। ओपन और ऑक्सीकरण, ओपन और ऑक्सीकरण में क्या होता है कि अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल जो है, द्वितीयक अल्कोहल इसकी उपस्थिति में, ये कौन है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के साथ में एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्सीकृत होकर के कीटोन बना देता है, और प्राप्त कीटोन को एक अच्छे हाइड्रोजन ग्राही जैसे पैराबेंजोक्विनोन के द्वारा प्रतिस्थापित करके प्राथमिक अल्कोहलों में या प्राथमिक अल्कोहलों को एल्डिहाइडों में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। साम्य को एसीटोन की मात्रा द्वारा संयोजित किया जाता है, जिसका आधिक्य अल्कोहलों के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि एक अल्कोहल है, एक कीटोन है, कीटोन का तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और अल्कोहल का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो टोटल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और कीटोन का जो है वो अपचयन हो रहा है। और ये जो अभिक्रिया है मीरवन पॉन्डोव वर्ली अपचयन कहलाती है, यानी कि क्विनाल का जो अपचयन हुआ है ये क्या कहलाया है, मीरविन पॉन्डोव वर्ली अपचयन, इसे MPV अपचयन भी कहा जाता है। और यहाँ जो 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में परिवर्तित हुआ है, तो यहाँ एल्डिहाइड में परिवर्तित होने के लिए इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये वाला जो ऑक्सीकरण है ये कौन सा, ओपेनॉर ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं एक ही साथ हुई हैं, किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में। मध्यम ऑक्सीकारक द्वारा, अब मध्यम ऑक्सीकारक द्वारा किस प्रकार से है, आप मध्यम ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं, CrO3 पिरिडीन की उपस्थिति में, कोलिन अभिकर्मक या AG ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इनके द्वारा जो है प्राथमिक अल्कोहल जो है उनको एल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है। तथा जो अल्कोहल होते हैं कौन से, साइक्लिक अल्कोहल जो होते हैं उनको भी कीटोन में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो 1 डिग्री का तो एल्डिहाइड बन जाएगा और 2 डिग्री का क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा।
अल्कोहल के भी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, अल्कोहल जो होते हैं इनमें से हाइड्रोजन अगर आप निकाल देते हैं किसकी उपस्थिति में, कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, तो ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है यहाँ इस प्रकार से। और ये वाले भी दोनों हाइड्रोजन निकल करके इसको कीटोन में परिवर्तित करते हैं। तो प्राथमिक से तो एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल से आपको कीटोन प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, ये देख लीजिए कैल्शियम या बेरियम के शुष्क लवण है, ये देखो ये कैल्शियम एसिड, ये कैल्शियम फॉर्मेट, ये भी कैल्शियम फॉर्मेट है। इस कैल्शियम फॉर्मेट में से कैल्शियम CaCO3 के जो 2 मोल है वो बाहर निकल जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा किसकी उपस्थिति में, शुष्क आसवन में के मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे इसका शुष्क आसवन करवाने पर जो है फॉर्मेल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाता है। किसी वसा अम्ल के शुष्क कैल्शियम लवण को गर्म करने पर भी कीटोन प्राप्त होता है। ये देख लीजिए आप जो है कैल्शियम एसिटेट है, कैल्शियम एसिटेट है, कैल्शियम एसिटेट का यदि आप शुष्क आसवन करवाते हैं तो आपको एसीटोन प्राप्त हो जाता है। किसी वसा अम्ल के कैल्शियम लवण और कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क मिश्रण को यदि गर्म करते हो, देखो एक तरफ आपने ले लिया कैल्शियम एसिटेट, एक तरफ आपने ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट, यदि आप इनका शुष्क आसवन करवाएंगे तो आपको एसीटोन भी मिलेगा और एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का एक मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरकीय अपघटन द्वारा भी आप जो है एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो है वो क्या देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड देते हैं तथा H2O तथा CO2 गैस भी यहाँ से साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। अब वसा अम्लों की जो वाष्प है इनको गर्म करने के लिए Al2O3 तथा THO2 MnO पर प्रवाहित किया जाता है, तब जाकर के कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। दूसरा देख लीजिए कि एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल के 2 मोल यहाँ से H2O का निष्कासन कर देंगे, H2O का भी निष्कासन कर देंगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का भी निष्कासन कर देंगे, तो ये दोनों मिलकर के एसीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड जो है किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में MnO की उपस्थिति में 573 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराने पर एल्डिहाइड आपको देता है तथा कार्बन तथा H2O जो है यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो इस अभिक्रिया में आप फॉर्मेल्डिहाइड तथा कीटोन भी बना सकते हैं, अच्छी अभिक्रिया है। जैम डाइहैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, ये जैम डाइहैलाइड है जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप उपस्थित होते हैं, इनकी आप एक्वस के OH के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो अस्थायी प्रोडक्ट बनेगा जिसमें से H2O के निष्कासन द्वारा आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है इसमें से अगर आप निकालते हैं तो ये भी OH ये भी OH बन जाएगा और यहाँ पर आपको एसिटाल्डिहाइड देखने को मिलेगा। परंतु यदि तृतीयक इस तरीके से 3 डिग्री का जो कार्बन है उस पे इस बीच वाले कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन नहीं है, 2 डिग्री कार्बन ही है, 2 डिग्री कार्बन पे यदि इस तरीके से अस्थायी प्रोडक्ट बनता है तो ये एसीटोन का निर्माण करके आपको देता है। एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा, ये एल्कीन है, एल्कीन का ओजोनीकरण करवाएंगे। एल्कीन के ओजोनीकरण में क्या होगा, ये वाला बंध टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, और ये वाला बंध भी टूट जाएगा और एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बीच में इस तरीके से एक ओजोनाइड, साइक्लिक ओजोनाइड का निर्माण करेंगे। साइक्लिक ओजोनाइड के ऊपर जो है आप H2O की अभिक्रिया करवा देंगे। H2O की अभिक्रिया द्वारा जो है आपको 2 मोल एल्डिहाइड के प्राप्त हो जाएंगे। एक तो आपको मिल जाएगा एल्किल एल्डिहाइड और दूसरा आपको मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर 2 H हैं। इस क्रिया में अशाखित एल्कीन जो है वो एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं और शाखित एल्कीन जो है वो कीटोन का निर्माण करते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है। जिंक अम्ल के स्थान पर यदि H+ जो है उत्प्रेरक निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम डाइमेथिल सल्फाइड तथा ट्राइफेनिल फॉस्फीन का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर आपको जिंक अम्ल नहीं मिले तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्काइनों के द्वारा आप इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, तो एल्काइनों के द्वारा तनु H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 की अभिक्रिया के लिए 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 42% वाला जो H2SO4 है और 1% HgSO4 जो है इस पर आप एल्काइन को प्रवाहित करवाएंगे। और इस विधि के द्वारा जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बन सकते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से एसिटिलीन जो है H2O की उपस्थिति में इन्हीं परिस्थितियों में चलाव्यवता प्रदर्शित करेगी और चलाव्यवता जो है बाद में अनुनाद द्वारा एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से एल्काइन से अगर कीटोन बनानी है, एल्कीन से तो एसिटिलीन जो है इससे आपको क्या मिल रही है, एल्डिहाइड मिल रही है। अगर आपको कीटोन बनानी है तो कीटोन के लिए भी सेम अभिक्रिया करवाएंगे। सेम अभिक्रिया करवाने पर जो है इस कीटो ग्रुप और इनोल ग्रुप को एक दूसरे में अंतर परिवर्तित कर देंगे तो आपको कीटोन प्राप्त हो जाएगी। हाइड्रोबोरेनीकरण द्वारा, अब हाइड्रोबोरेनीकरण जो है वो एल्काइन का हाइड्रोबोरेनीकरण B2H6 यानी कि डाइबोरेन की उपस्थिति में करवाया जाता है। अब डाइबोरेन क्या करता है, इस एल्काइन के साथ में इस तरीके से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाता है। पहले तो ये प्रोडक्ट बनेगा
यानी कि इसका हाइड्रोजन जो है इसके HBr2 के साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसकी अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये इस प्रकार का एक कंपाउंड का इनॉल फॉर्म का निर्माण करेगा। इनॉल फॉर्म जो है चलाव्यता दर्शा करके एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगी। तो कीटो और इनॉल रूप में आपस में जो है वो इंटरचेंज होकर के आपको एल्डिहाइड दे देंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में आपको मालूम है कि पहले आप अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जो है RCN यानी कि साइनाइड के साथ में करवाते हैं तो देख लीजिए साइनाइड में नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव पार्ट हो जाता है, जिसमें MgX जाकर के जुड़ जाता है, इस कार्बन पे एल्किल ग्रुप जाकर के जुड़ जाता है। बाद में इसमें से H+ जो है H मतलब एसिड आकर के जुड़ता है तो प्रोटॉन इसमें आकर के जुड़ जाता है और MgX को बाहर निकाल के लेके जाता है। बाद में इसका जल अपघटन कराने पर आपको कीटोन प्राप्त हो जाती है और अमोनियम आयन आपको अलग प्राप्त हो जाता है। साइनाइड के द्वारा भी जो है आप RMgX की अभिक्रिया करवा सकते हैं। साइनाइड के ऊपर आप RMgX की अभिक्रिया करवाएंगे तो इस तरीके से एक मध्यवर्ती उत्पाद आपको मिलेगा जिसका जल अपघटन कराने पर आप एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। एस्टर के द्वारा भी आप जो है RMgX की अभिक्रिया करवाएंगे। RMgX की अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एल्किल ग्रुप कार्बन पे। MgX जो है वो ऑक्सीजन पे जुड़ करके इस तरह का एक योगोत्पाद देता है। योगोत्पाद का बाद में जल अपघटन करवाने पर आप हेमी एसिटेल बना लेते हैं और हेमी एसिटेल में से जब आप अल्कोहल समूह निकाल देते हैं तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अम्ल क्लोराइड व अम्ल एनहाइड्राइड द्वारा आप किस प्रकार से, अम्ल क्लोराइड की भी आप अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाएंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट एक दूसरे पर जुड़ करके एक योगोत्पाद बनेगा जिसका जल अपघटन करवाने पर आपको कीटोन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अम्ल एनाइड्राइड का भी सेम टू सेम अभिक्रिया करवाई जाती है और कीटोन प्राप्त कर लिया जाता है। वॉकर प्रक्रम क्या होता है? वॉकर प्रक्रम में PdCl2 तथा CuCl2 जो है इसका अम्लीय जलीय विलयन जो है वो वॉकर अभिकर्मक कहलाता है। याद रखने वाली बात यह है कि CuCl2 तथा PdCl2 का अम्लीय जलीय विलयन क्या कहलाता है? वॉकर अभिकर्मक कहलाता है। अभी वॉकर अभिकर्मक जो है इस एथीन का ऑक्सीकरण करवा करके इसको एसिटल्डिहाइड में तथा प्रोपीन का ऑक्सीडेशन करवा कर इसको एसीटोन में परिवर्तित कर देती है। केवल और केवल एल्डिहाइड यदि बनाना है तो ऑक्सो प्रक्रम द्वारा आप बना सकते हो। सम्मित एल्किन जो है इसको लेकर के आप कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के द्वारा इन परिस्थितियों में आप अभिक्रिया करवा करके इसको एल्डिहाइड में परिवर्तित कर सकते हैं तथा असम्मित एल्किन द्वारा आप इस तरीके से एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। गाटरमान कोक अभिक्रिया देख लेंगे। गाटरमान कोच अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। इसमें बेंजेल्डिहाइड जो है वो बेंजीन जो है वो बेंजेल्डिहाइड में परिवर्तित होता है निर्जल AlCl2 या CuCl2 की उपस्थिति में तथा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl की उपस्थिति में। यह अभिक्रिया गाटरमान कोच अभिक्रिया भी कहलाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में ये बेंजीन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। स्टीफन अभिक्रिया या स्टीफन विधि देख लीजिए आप। स्टीफन विधि में क्या होता है कि साइनाइड एल्किल साइनाइड जो है SnCl2 या HCl के साथ में अभिक्रिया होकर के जो है इसका अपचयन करवा देते हैं और अपचयन के पश्चात इसका जल अपघटन करवाने पर आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सेम अभिक्रिया इस प्रकार से। रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि रोजेनमुंड जो अपचयन है वो पैरेडियम तथा BaSO4 की उपस्थिति में या क्विनोलिन या सल्फर की उपस्थिति में होता है। इसमें अम्ल क्लोराइड या प्रोपियोनिल क्लोराइड जो है या वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? एल्डिहाइड में। यानी कि एल्किल क्लोराइड अम्ल क्लोराइड जो होते हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? एल्डिहाइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे प्रोपियोनिल क्लोराइड लिया है तो प्रोपेनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। इस विधि द्वारा जो है फॉर्मेल्डिहाइड तथा कीटोन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं मिलेगा और कीटोन भी आपको प्राप्त नहीं होगी। LAH। अब LAH क्या होता है? लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। इसको यदि निम्न ताप पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में अगर अम्ल मिलाया जाता है तो अम्ल क्लोराइड जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाए और इस विधि द्वारा जो है कीटोन नहीं बनाई जा सकती है। ये केवल एल्डिहाइड बनाने की ही विधि है। नाइट्रल एवं एस्टर से, नाइट्रल तथा एस्टर से, नाइट्रल का जो डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जिसे आप डाइबेल H के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा अपचयन करवाने पर जो है साइनाइड एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार से ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये भी असंतृप्त एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार एस्टर भी डाइबेल H द्वारा, एस्टर भी जो है डाइबेल H द्वारा एल्डिहाइड में परिवर्तित या अपचयित हो जाता है। केवल कीटोन बनाने की विधि अगर हम देखें तो कैडमियम तथा लिथियम लवणों द्वारा हम बनाते हैं इसको। तो कैडमियम क्लोराइड की अगर RMgX के साथ में अभिक्रिया बनाएंगे तो योगोत्पाद जो है वो पहले आपको प्राप्त होगा और बाद में इस योगोत्पाद की वापिस
से अम्ल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवा करके आप एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। और यह अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से उत्पन्न है, उत्तम है। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कीटोन जो है पुनः प्राप्त करके तृतीयक अल्कोहल बना लेते हैं। इस विधि द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त नहीं की जा सकते। आप इस विधि द्वारा, ये कीटोन बना है, इस विधि द्वारा जो है आप इसमें से एल्डिहाइड प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले आप क्या करेंगे, RMgX के 2 मोल 1 मोल कैडमियम क्लोराइड के साथ में अभिकृत करवाएंगे और डाई एल्किल कैडमियम बनाएंगे। ये डाई एल्किल कैडमियम जो है वो कार्बोनिल जो क्लोराइड अम्ल क्लोराइड होते हैं उनके साथ में अभिकृत होकर के कीटोन देती है और यहाँ से RCdCl आपको दोबारा मिल जाती है। RCdCl जो है बाद में वापस से इसका निर्माण कर देती है कीटोन का। इससे आप एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये केवल कीटोन बनाने वाली ही विधियां हम पढ़ रहे हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर जो है, एसिटो एसिटिक एस्टर क्या, अगर आप C2H5OH इसमें से निकाल देते हैं जल अपघटन करवाने पर अम्लीय माध्यम में, तो आपको बीटा कीटो अम्ल मिलेगा। बीटा कीटो अम्ल को गर्म करवा करके इसमें से यदि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाए तो आपको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस द्वारा भी एल्डिहाइड आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एल्डिहाइडों और कीटोनों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड, वो कमरे के ताप पर गैस होता है। निम्न एल्डिहाइड तथा कीटोन जो है वो रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं और उच्च एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। मतलब एक कार्बन वाला जो है वो तो गैस होता है, उसके बाद में निम्न जो अल्कोहल होते हैं या कीटोन होते हैं वो कैसे होते हैं? द्रव होते हैं। और हायर जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। गंध की अगर हम इनमें से बात करें तो इनमें से एल्डिहाइडों में से तो तीक्ष्ण गंध आती है और उच्च एल्डिहाइडों की जो गंध होती है वो फलों के समान होती है और कीटोनों की जो गंध होती है वो भी फलों के समान ही होती है। विलेयता की अगर हम बात करें तो विलेयता फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड तथा जो एसीटोन है ये जल में स्वतंत्र रूप से विलेय होते हैं क्योंकि इनमें कार्बोनिल समूह की ऋणावेशित ऑक्सीजन, देखो इसमें कार्बन जो के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन कैसा है? अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से इसके ऊपर कैसा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आंशिक ऋणावेश जो है जल में उपस्थित H+ आयन के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अतः ये विलेय होते हैं। और विलेयता जो है अणुभार के घटने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, यानी कि विलेयता और अणुभार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्वथनांकों की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है। अब इस द्विध्रुव आकर्षण के होने की वजह से क्या होता है कि कार्बोनिल समूह जो है वो ध्रुवीय हो जाता है और ये वंडरवॉल बलों से थोड़े से अधिक प्रबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। तो क्वथनांकों का यदि हम क्रम देखें तो अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा, कार्बोनिल यौगिक का कम और एल्केनों का सबसे कम होता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन के हाइड्रोजन बंध नहीं बनने के कारण ये जनक अल्कोहल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील हो जाते हैं। इनके घनत्व की बात करें तो घनत्व जो है जल की अपेक्षा कम पाए जाते हैं। कार्बन यौगिकों के अगर रासायनिक गुणधर्म देखें तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं दिखाएंगे? ये दिखाएंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक कर लेगा, जिसकी वजह से कार्बन पर जो है पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके कारण कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का शीघ्रता से प्रहार हो जाता है और ऋणावेशित ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रहार करता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अगर आपको अटैक करवाना है तो कहाँ मध्यवर्ती कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा जो कि अधिक स्थायी होगा। परंतु यदि इलेक्ट्रॉन ग्राही पहले अगर आक्रमण करता है तो मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है जो कि कम स्थायी होता है। तो हम हमेशा रिएक्शन वो वाली करते हैं जिसमें अधिक स्थायी जो आपको मध्यवर्ती है वो प्राप्त हो। तो इन अभिक्रियाओं के प्रति कार्बोनिल समूह की जो क्रियाशीलता समानुपाती होती है धनावेश के परिमाण के, और धनावेश का जो परिमाण है वो -I के प्रभाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और -I जो प्रभाव है वो +I प्रभाव का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चारों ही चीजें जो है एक दूसरे के संगत काम करती है, यानी कि क्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? धनावेश के परिमाण के। धनावेश जितना ज्यादा होगी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। और धनावेश को बढ़ाने का काम कौन करता है? -I इफेक्ट। -I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा धनावेश का जो परिमाण होगा उतना ही ज्यादा होगा और रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। परंतु अगर +I प्रभाव है तो +I प्रभाव यहाँ पर उल्टा काम करेगा। या तो यौगिक कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का जो क्रम है +I समूह के कारण अगर देखें तो ये वाला सबसे अधिक स्थायी, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर कोई +I समूह नहीं है परंतु यहाँ पर एक +I समूह होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। यहाँ पर +I समूह थोड़ा बड़ा होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता और कम हो जाएगी। और यहाँ पर इस कार्बन से जुड़े हुए दो प्रतिस्थापी ऐसे हैं जो इसके ऊपर +I प्रभाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी क्रियाशीलता सबसे कम हो जाएगी। HCN का योग, अगर HCN जो है इस
इस अभिक्रिया में साइनोहाइड्रिन बनाते हैं और जल अपघटन के पश्चात अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल दे देते हैं। अब जो एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इनके ऊपर अगर HCN की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। साइनोहाइड्रिन जो है बाद में अभिक्रिया OH के साथ में अभिक्रिया करके जो है साइनोहाइड्रिन का निर्माण कर देगा। साइनोहाइड्रिन का निर्माण कर देगा। यदि इसका पूर्ण जल अपघटन करवाया जाए तो अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल बनेगा। यदि इसका आंशिक जल अपघटन करवाया जाएगा तो अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड बनेगा। देखो CONH2 बनेगा। निकेल या हाइड्रोजन की उपस्थिति में यदि इसका अपचयन करवाया जाता है तो बीटा अमीनो अल्कोहल प्राप्त आपको होते हैं। NaHSO4 का योग, अगर NaHSO4 का योग कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर करवाया जाएगा तो बाइसल्फाइड यौगिक बनेगा, जो कि क्रिस्टलीय ठोस होता है। जैसे कि एसिटाल्डिहाइड पर आप बाइसल्फाइड का, सोडियम बाइसल्फाइड का योग करवाएंगे तो बाइसल्फाइड यौगिक, यानी कि एक जो है योगात्मक यौगिक मिलते हैं आपको। ये ऑक्सीजन जो है वो इस पे चला जाता है और सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस ऑक्सीजन पे जो इसका जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पे चला जाता है और NaSO3 जो है वो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार से ही योगोत्पाद बनेगा, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था उसमें ऑक्सीजन तो इधर चला जाता है और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन, और बचा हुआ जो पार्ट है वो यहाँ पर NaSO3 या SO3Na किसी भी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। वैसे जब हम लिख देते हैं तो SO3Na ही लिखते हैं इस प्रकार से। तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का योग अगर आप कार्बन यौगिक पर करवाते हैं तो कार्बन यौगिक का ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए MgX यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता है और एल्किल समूह जो है वो कार्बन पर जुड़कर के इस तरह का योग उत्पाद देता है। बाद में इसका जल अपघटन करवा करके आप अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड का RMgX की उपस्थिति में योगोत्पाद अगर आप बनाते हैं जिसका जल अपघटन करवाने पर आपको प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं और एसिटाल्डिहाइड से जो है आपको द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। और एसीटोन अगर आप लेते हैं तो फिर आपको जो है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होंगे। अमोनिया व्युत्पन्नों का यदि योग करवाते हैं तो अमोनिया व्युत्पन्नों का भी योग जो होगा कार्बोनिल यौगिकों पर इसी प्रकार से होगा। ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बचा हुआ NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, जिसका जल अपघटन करवाने पर आप इमीन या शिफ बेस जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, अब NH2 के साथ में कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ वो ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, OH भी हो सकता है और सेम अभिक्रिया होती है। और ये अभिक्रियाएं जो है संघनन या योग निराकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं और दुर्बल अम्लीय माध्यम में ये अधिक उपयुक्त होती। अमोनिया के साथ में अभिक्रिया की भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करवाने पर जो है आपको अलग अलग टाइप के उत्पाद प्राप्त होंगे। जैसे कि आप देख लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है आप अमोनिया के साथ में करवाएंगे तो यूरोट्रोपिन आपको मिलेगा। यूरोट्रोपिन के चमकदार क्रिस्टल आपको प्राप्त होंगे। ऐसे ही अगर आप एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में करवाते हैं तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया एक योगोत्पाद मिलेगा जिसको आप गर्म करके जो है एसिटाल्डिमीन इमीन में परिवर्तित कर लेंगे। बाद में अगर आप इसकी अभिक्रिया इमीन का यदि आप जल अपघटन करवाते हैं तो इसका तृतीयकरण हो जाता है, यानी कि ट्राइमराइजेशन हो जाता है और आपको इस तरीके का एक योगोत्पाद जो है साइक्लिक योगोत्पाद या त्रिलक के रूप में आपको ये प्राप्त होता है। योगोत्पाद त्रिलक के रूप में आपको प्राप्त होता है जिसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राइएमीन ट्राइहाइड्रेट। अगर आप एसीटोन के साथ में यदि अमोनिया को धीरे धीरे गर्म करवाते हैं तो डाई एसीटोन एमीन आपको प्राप्त हो जाता है। और ये जो है डाई एसीटोन एमीन इस प्रकार से H2O का यहाँ से देखो एक एसिटाल्डिहाइड एक एसीटोन का, ये एक एसीटोन का अणु है, ये दूसरा एसीटोन का अणु है और ये तीसरा एसीटोन का अणु है। ये अगर एक अमोनिया के साथ में विक्रिया करते हैं तो H2O के निष्कासन द्वारा जो है ये ट्राई एसीटोन एमीन का में परिवर्तित हो जाते हैं। अल्कोहल का यदि योग आप कार्बोनिल ग्रुप पर करवाते हैं या एल्डिहाइड पर करवाते हैं तो शुष्क HCl की उपस्थिति में ये हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर का निर्माण आपको करके देता है और ये हेमी एसिटेल जो है अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाने पर एल्डिहाइड में परिवर्तित एल्डिहाइड तथा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। हेमी एसिटेल जो है अत्यंत क्रियाशील होती है और आसानी से एसिटेल बना लेती है। कीटोन जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में, देख लीजिए ये कीटोन है, कीटोन जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में एसिटेल नहीं बनाते, जबकि डाइऑल के साथ में संयुक्त होकर जो है साइक्लिक एसिटेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, ये डाई
ऑल लेना पड़ेगा। डाई ऑल लेंगे तो आप यहाँ से H2O के निष्कासन द्वारा साइक्लिक कीटल या चक्रीय कीटल का निर्माण कर लेंगे। थायो अल्कोहल का योग, थायो अल्कोहल RSH का योग अगर करवाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन चला जाएगा और RS जो है वो नीचे जाकर के जुड़ जाएगा और ये मरकेप्टाइल में परिवर्तित हो जाएगा और ऊपर भी SR जुड़ जाएगा, नीचे भी SR जुड़ जाएगा और ये दो हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन को लेकर के जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। RS का एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। इसका अगर आप ऑक्सीकरण करवाते हो तो SO2R यानी कि सल्फोन यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। तो कीटोन के साथ भी आप सल्फोन यौगिक इस प्रकार से बना सकते हैं और सल्फोन जो है वो एक हिप्नोटिक या सम्मोहक की भांति काम करते हैं। जल का योग, अगर जल का योग आपने करवाना है तो आप ऑक्सीजन को इस तरीके से, हाइड्रोजन जो है ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा और नीचे भी एक H2O यहाँ से निकल करके वापिस इसको कीटोन में परिवर्तित कर दे। अपचयन अगर आपको करवाना है इसका, तो अपचयन के लिए जितने भी अपचायक होते हैं जैसे लाल फास्फोरस HI, ZnHG या सांद्र HCl या क्लीमेंसन अपचयन इसका करवा दो, या फिर क्षारीय जो है डाई अमीन आप यहाँ पर ले लो, अर्थात वुल्फ-किर्शनर अपचयन अगर आप इसका करवाते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। अमलगमिक जिंक, जैसे जिंक अमलगम वगैरह के साथ में अगर आप इसका अपचयन करवाते हैं तो ये दोनों बंध जो है वो टूट जाएंगे, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको तथा दो हाइड्रोजन इसको जुड़ करके ये नॉर्मल ब्यूटेन में परिवर्तित हो जाएगा तथा H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये जो अपचयन है वो क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। क्षारीय हाइड्रोजन की उपस्थिति में अगर आप करवाते हैं तो H2O यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और ये जो है कीटोन हाइड्रोजोन बनेगा। हाइड्रोजोन जो है बाद में क्षारीय NaOC2H5 की उपस्थिति में 160 डिग्री पर गर्म कराने पर एल्केन आपको देती है। एल्डिहाइड व कीटोन के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अल्कोहल या निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में आप जब इसका अपचयन करवाते हैं तो एल्डिहाइड जो है प्राथमिक अल्कोहलों में और कीटोन जो है वो द्वितीयक अल्कोहलों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड तथा आइसोप्रोपेनॉल द्वारा जो है एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन मीरविन पॉन्डोव-वर्ली अपचयन कहलाता है। MPV अपचयन भी से कहा जाता है। अब यह चयन जो है वो कैसा होता है, सिलेक्टिव होता है, चयनात्मक होता है। जैसे 3 ब्यूटीन 2 ऑन का अगर आप मीरविन पॉन्डोव-वर्ली अपचयन करवाते हैं तो ये सिर्फ इसी बॉन्ड को टारगेट करेगा, ये वाले डबल बॉन्ड को टारगेट नहीं करेगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये कैसी होती है, चयनात्मक अपचयन अभिक्रिया होती है। पिनेकोल में अपचयन, अगर आप इस एसीटोन की अभिक्रिया मैग्नीशियम बेंजीन के साथ में करवा देते हैं तो इस तरह का क्या आपको एक योगोत्पाद प्राप्त होता है, साइक्लिक योगोत्पाद प्राप्त होता है, जिसमें से H2O द्वारा अभिक्रिया करवा करके MgOH बाहर निकल जाता है और पिनेकोल बनता है। पिनेकोल का जो पुनर्विन्यास है उसको करवाने पर आपको पिनेकोलॉन प्राप्त हो जाता है। ऑक्सीकरण अगर आप करवाते हैं एल्डिहाइड का तो सक्रिय एल्डिहाइड जो है वो अधिक सक्रिय होता है और प्रबल तथा दुर्बल दोनों प्रकार के अभिकारकों के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा ही और वो भी कठिनाई से ही अपचयित हो पाते हैं। दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा जैसे टॉलेन अभिकर्मक द्वारा जो है एल्डिहाइड जो है टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, ये AgNO3 का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यदि आप मिश्रण बनाते हैं तो टॉलेन अभिकर्मक इस तरीके से आपको प्राप्त होता है। टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करता है और एक रजत दर्पण दे देता है और यहाँ से एसीटेट जो समूह है वो आपको प्राप्त हो जाता है। फेलिंग विलियन द्वारा, अब फेलिंग विलियन क्या है, फेलिंग विलियन दो तरह के होते हैं, फेलिंग विलियन ए तथा फेलिंग विलियन बी। फेलिंग विलियन ए जो होता है CuSO4 का जलीय विलियन होता है तथा फेलिंग विलियन बी जो होता है वो रोशेल लवण होता है। रोशेल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। अब फेलिंग विलियन ए तथा फेलिंग विलियन बी को आप मिलाते हैं तो क्यूप्रिक टार्ट्रेट का गहरा आपको नीला रंग प्राप्त होता है, जिसमें कॉपर जो है वो चारों तरफ से जो है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयन द्वारा जुड़ जाती है। अब जुड़ने की वजह से ये जो है Cu2O कॉपर ऑक्साइड में अपचयित करके लाल रंग का अवक्षेप दे देती है। तो किस प्रकार बेनेडिक्ट विलियन द्वारा अगर आप अभिक्रिया करवाते हैं तो बेनेडिक्ट विलियन जो है वो CuSO4 सोडियम सिट्रेट व Na2CO3 का मिश्रण होता है, जिसमें से Cu2+ देता है। अब ये Cu2+ जो है एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करके वही Cu2O का लाल अवक्षेप आपको देता है और एल्डिहाइड को जो है वो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। शिफ अभिकर्मक के साथ में तो एल्डिहाइड जो है शिफ अभिकर्मक के साथ में लाल या गुलाबी रंग उत्पन्न कर देते हैं। शिफ अभिकर्मक जो है वो जल में रोजेनिलिल हाइड्रोक्लोराइड का तनु विलयन बनाता है, जिसका रंग लाल
सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करवाने पर यह लुप्त हो जाता है, यानी कि वैसे तो लाल रंग का हो जाता है, पर अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित करवाते हैं तो फिर क्या होता है, लाल रंग विलुप्त हो जाता है। कीटोन जो है वो शिफ अभिकर्मक का रंग वापस नहीं लाते हैं, कीटोन अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि कीटोन अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करते, यानी कि शिफ अभिकर्मक को अगर आप अल्कोहल में मिला देते हैं तो वो लाल कलर का हो जाता है। अगर उसमें आपने जो डाइसल्फाइड गैस है वो प्रवाहित करवा दी तो वो लाल रंग गायब हो जाएगा, परंतु कीटोन जो है वो लाल रंग जो है वो नहीं ला पाते हैं वापिस से। प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा अगर आप किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। हाइपोहेलाइट जो होते हैं, हाइपोहेलाइट एल्डिहाइड तथा CH3CO समूह युक्त कीटोन हाइपोहेलाइड या हेलोजन +4 द्वारा अम्लीय लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, हेलोफॉर्म बनते हैं। हेलोफॉर्म कैसे बनते हैं कि आप एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर कीटोन लिया हुआ है, कीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन की उपस्थिति में अगर करवाई जाएगी, क्षारीय माध्यम में करवाई जाएगी, तो ये इस प्रकार से इसको परिवर्तित कर देगा और CHCl3 में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से एल्डिहाइड की यदि हेलोजन के साथ में और NaOH के साथ में अभिक्रिया, यानी कि क्षार की उपस्थिति में हेलोजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में क्लोरोफॉर्म मिलेगा या हेलोफॉर्म प्राप्त होगा। सिलेनियम ऑक्साइड के द्वारा आप अभिक्रिया करवा देंगे तो सिलेनियम ऑक्साइड जो है इसका एल्डिहाइड जो है सिलेनियम ऑक्साइड के साथ में मिल करके मिथाइल ग्लाइऑक्सेल का निर्माण कर लेता है। मिथाइल ग्लाइऑक्सेल जो है बाद में सिलेनियम को अलग और H2O को यहाँ से अलग बना देता है, और ये जो अभिक्रिया है केवल अल्फा कार्बन परमाणु वाले यौगिक ही प्रदर्शित करते हैं, इनके अलावा और प्रदर्शित नहीं करते। तो इसका मतलब ये भी कैसी हुई, एक चयनात्मक अभिक्रिया हुई। कैनिजारो अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। मिश्रित अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों की ही है सम्मिलित रूप से। कैनिजारो अभिक्रिया में आप देखेंगे तो अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड जो है कम क्रियाशील एल्डिहाइड के साथ में NaOH की उपस्थिति में यदि गर्म करवाया जाता है तो सोडियम फॉर्मेट तथा बेंजील अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। जो कम क्रियाशील है वो तो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, और जो अधिक क्रियाशील है वो एसिड का लवण बना लेगा। एल्डोल संघनन में आप देखिए कि अल्फा जो कार्बन है, इस अल्फा कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है वो अल्फा कार्बन वाले एल्डिहाइड यानी कि 2 मोल एल्डिहाइड के साथ में मिलकर के तनु NaOH की उपस्थिति में एक एल्डोल का निर्माण करता है, जिसमें एल्डिहाइड भी होता है और अल्कोहल का ऑल भी उपस्थित होता है। बाद में इसका जल अपघटन करके आप इसको प्रोटोन एल्डिहाइड में परिवर्तित करवा सकते हैं। क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन में तो आपने दोनों ही जो एल्डिहाइड समूह लिए थे वो समान लिए थे, यहाँ पर आप दोनों ही एल्डिहाइड समूह जो है वो अलग अलग ले सकते हैं, या दोनों जो है भिन्न कार्बोनिल यौगिक ले सकते हैं। एक आप केटोन ले सकते हैं, एक आप एल्डिहाइड ले सकते हैं। तो एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन के से जब आप क्रॉस एल्डोल करवाएंगे तो इस तरीके का यौगिक उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लेजेंस-श्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड के साथ में तनु NaOH की उपस्थिति में मिलकर के सिनेमेल्डिहाइड का या सिनेमिक एल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। टिशनको अभिक्रिया में भी क्या होता है, एल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड जो है वो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके CH3COOH में तथा C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है, जो कि बाद में एसिटेट यानी कि एस्टर में परिवर्तन इसका हो जाता है, H2O निकाल करके अपचयित हो जाता है। श्मिट अभिक्रिया में आप देखेंगे कि कीटोन जो है हाइड्रोजोइक अम्ल N3H इसको बोलते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में H2SO4 की उपस्थिति में इस तरीके का एक उत्पाद आपको देखने को मिलता है। फॉर्मिल जो प्राथमिक अमीन का जो फॉर्मिल व्युत्पन्न है वो आपको यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में देखने को मिलता है। तथा यहाँ से एक बात और होती है कि नाइट्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है श्मिट अभिक्रिया में। हेलोजनीकरण देख लीजिए आप, एल्डिहाइड का या कीटोन का जब हेलोजनीकरण करवाते हैं तो इस प्रकार से HCl तथा HBr यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और एक यौगिक उत्पाद आपको देखने को मिलता है। तो जो आपके जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो इस तरह की अभिक्रिया नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु द्वारा ही दी जाएंगी। PCl5 के साथ में अभिक्रिया, PCl5 के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है और POCl3 बाहर
निकल जाता है। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जो एल्डिहाइड तथा कीटोन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मिथेनॉल की, जिसे आप फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है कि जो मिथेनॉल होता है इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं उत्प्रेरकों की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और इस विधि से निर्मित जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है वो जलग्राही में जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और विलयन जो है जो प्राप्त होता है इसे फॉर्मेलिन कहा जाता है। और ये फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन जलीय विलयन होता है। इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि भाई ये एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है जिसका क्वथनांक जो है 552 केल्विन होता है। जल में जो है अत्यधिक विलेय होती है तथा इसका 40% जलीय विलयन जो है फॉर्मेलिन कहलाता है, जो कि व्यावसायिक रूप से बाजारों में बेची जाती है। सूंघने पर आंखों तथा नाक में जलन होने लगती, पानी बहने लगता, आंसू आ जाते हैं। गैसीय अवस्था तथा जलीय विलयन के रूप में यह प्रबल जो है संक्रमण नाशक होती है। उपयोग क्या क्या होते हैं, 40% जो फॉर्मेलिन का विलयन है वो आप देख सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम में लिया जाता है। प्लास्टिक जैसे कि बेकेलाइट वगैरह जो होते हैं, जिसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहा जाता है, या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आदि के प्रयोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरोट्रोपिन बनाने में, जिससे गठिया तथा मूत्र जनित जो संक्रमण है उसका उपचार किया जाता है उसमें, तथा रजत दर्पण जो है सिल्वर मिरर टेस्ट वगैरह देने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम इथेनॉल की। इथेनॉल की निर्माण विधियों में भी जो बाकी की विधियां थी वो तो हम जो है आगे चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हम प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट तथा क्रोमियम सल्फेट देता है तथा H2O बाहर निकाल देता है, और ये नवजात ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इथेनॉल के साथ में अभिक्रिया करके आपको एसिटाल्डिहाइड प्रोवाइड करवा देती है। अब ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसका शोधन किया जाता है। एसिटाल्डिहाइड का शोधन जो है शुद्ध एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड विलयन की जो अभिक्रिया है वो अमोनिया के साथ में करवा देते हैं। अमोनिया के साथ में करवा देते हैं तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त हो जाता है, जिसे बाद में एसिटाल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, और इन क्रिस्टलों को बाद में सुखा करके तनु H2SO4 के साथ में आश्रित करवा देते हैं, तो शुद्ध आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाती है। तो इसका ये जो आपको एसिटाल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त हुआ है इसका H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवा करके आप इससे एल्डिहाइड, शुद्ध एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक विधियां भी होती है इसकी, भाई तनु H2SO4 के 40% व 1% मर्क्यूरिक सल्फेट विलयन की उपस्थिति में एसिटिलीन के जल योजन से जो है इथेनॉल आपको प्राप्त होती है। एथाइन जो है H2O के साथ में 40% H2SO4, 1% HgSO4 तथा 333 केल्विन पर इथेनॉल आपको देती है, जो कि हम पहले चैप्टर में भी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ चुके हैं। पैलेडियम लवण उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर इसका जल अपघटन करवाया जाता है, इसका एथीन का अगर जल अपघटन करवाया जाता है पैलेडियम की उपस्थिति में, तो भी आपको एथेनॉल प्राप्त होती है। भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील तथा ज्वलनशील द्रव होता है, जिसका क्वथनांक जो है 294 केल्विन होता है। इथेनॉल जो है यह जल, इथेनॉल तथा ईथर में भी घुलनशील होती है, और इसके जलीय विलयन में एक विशेष प्रकार की मधुर गंध होती है, फलों जैसी खुशबू, प्यारी प्यारी सी खुशबू इसमें से आती है। जल में एथिलीन ग्लाइकोल के रूप में यह विद्यमान रहता है। इसके उपयोगों की बात करें तो इसका उपयोग क्या है कि भाई लेबोरेटरी में जो अलग अलग अभिकर्मक है उनको बनाने में, जैसे कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक एनहाइड्राइड, एथिल एसीटेट वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है। रंजकों तथा औषधियों के संश्लेषण में भी इसे काम में लेते हैं। नींद लेने वाली जो दवाइयां होती है उसमें भी इसे प्रयुक्त किया जाता है, जिसका नाम होता है पैरा एसिटाल्डिहाइड। पैरा एसिटाल्डिहाइड नींद की जो दवा होती है उसमें काम में लिया जाता है। मेटा एसिटाल्डिहाइड जो स्प्रिट लैंपों में ठोस ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाक की बीमारी में सूंघने का काम में भी इसको लिया जाता है। एसिटाल्डिहाइड जो है अमोनिया का उपयोग रबर बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम एसीटोन की या प्रोपेनोन की। प्रोपेनोन का जो सूत्र होता है CH3COCH3 होता है। इसको बनाने की जो विधि है उसमें पहली विधि हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में आप निर्जल कैल्शियम एसीटेट जो है इसका आसवन करवाएंगे तो CaCO3 बाहर निकाल देंगे तो आपको एसीटोन प्राप्त हो जाएगी। औद्योगिक विधियों की बात करें तो 573 केल्विन तापमान पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल को आप गर्म करवाएंगे कॉपर की उपस्थिति में तो भी आपको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। या मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 या तनु H2SO4 की उपस्थिति में आप प्रोपाइन का जल अपघटन करवाएंगे तो भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, एसीटोन प्राप्त हो जाएगी। इसके भौतिक गुणधर्म क्या है, रंगहीन होती है, मधुर गंध वाला द्रव होता है, 56 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। जल तथा अल्कोहल तथा ईथर इन सभी में ये विलेय होती है। ये अत्यधिक वाष्पशील और ज्वलनशील होती है, जल से हल्की होती है और आपेक्षिक घनत्व 0.819 इसका पाया जाता है। इसके उपयोग विलायक के रूप में, रंजक उत्पादन में, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने में, कृत्रिम इत्र बनाने में तथा संश्लेषित रबड़ बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, आइडोफॉर्म बनाने में, ब्रोमीटोन, क्लोरीटोन
सल्फोनल, ये सभी औषधियों के नाम है बेटा। इन औषधियों को बनाने में इसको काम में लिया जाता है और ये इनके सूत्र हैं अलग अलग। इन सब के परीक्षण, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इन सभी के परीक्षण में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन क्या होते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन वो होते हैं जिसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन के समान क्रियात्मक समूह ही उपस्थित होता है, परंतु एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप, एरोमेटिक जो चेन है वो यदि उपस्थित है तो ये क्या बना लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना लेते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, सैलिसिल एल्डिहाइड, पेराटोलुल एल्डिहाइड। एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन कौन से होते हैं? एरोमेटिक कीटोन दो प्रकार के होते हैं, एल्केरिल कीटोन। एल्केरिल कीटोन में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो आपका कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होता है, उससे भी एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि एसिटोफिनोल। मिथाइल फेनिल कीटोन भी इसे बोलते हैं, एसिटिल बेंजील भी इसको बोल देते हैं। डाई एरिल कीटोन, डाई एरिल कीटोन में दो फेनिल ग्रुप होते हैं और एक बीच में कीटोन ग्रुप उपस्थित होता है। बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजीन रिंग पे यदि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और बेंजल्डिहाइड का जो है कड़वे बादाम का जो तेल होता है, इसे कड़वे बादाम का तेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एमिगडेलिक जो ग्लूकोसाइड होता है वो उपस्थित होता है, जो कड़वे बादाम में भी पाया जाता है। तो एमिगडेलिक जो ग्लूकोसाइड होता है वो जल में अभिक्रिया करके उसका इमल्शन करवाते हैं, जिससे कि आपको बेंजल्डिहाइड, ग्लूकोज तथा हाइड्रोजन साइनाइड प्राप्त हो जाती है। इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि देखेंगे। प्रयोगशाला विधि में आप क्या करते हैं, बेंजीन क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ में गर्म करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ये बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है तथा साइड प्रोडक्ट के रूप में CuCl2 HNO2 आपको प्राप्त होती है। ये HNO2 जो है बाद में NO तथा NO2 और H2O में वापस परिवर्तित हो जाए। अन्य विधियां देखें, टोलुइन से आप इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो टोलुइन से आप इन तीन विधियों द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। टोलुइन की आप क्लोरीन के साथ में गर्म करवाने पर आपको क्लोरो योग उत्पाद मिलेगा, जिसका आप जल अवघटन करवाएंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में यदि आप इसके अभिक्रिया करवाते हैं तो ऐसा एक योग उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर भी आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाती है। तथा एसीटोन जो है, टोलुइन जो है, इस टोलुइन की इटार्ड अभिक्रिया करवाते हैं आप क्रोमिल क्लोराइड के साथ में, तो क्रोमिल क्लोराइड का एक योग उत्पाद आपको यहाँ प्राप्त होता है, जिसका बाद में जल अपघटन करवा करके आप जो है बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। रोजेनमुंड अभिक्रिया, बेंजोइल क्लोराइड जो है उसका आप चयन करवाना है आपको पैलेडियम और BaSO4 की उबलती हुई जाइलिन में से, तो आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाएगी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, तो भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा जो है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो इसके साथ में C2H5COOH के साथ में अभिक्रिया करेगी तो आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इसे एथिल फॉर्मेट कहा जाता है और इसे फिनाइल ग्रुप वाला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। RMGX में R जो है वो फिनॉल होता है, फिनाइल ग्रुप होता है। गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ में LCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे तो एल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप H की जगह पे D लेते हैं, D क्या है, ड्यूटीरियम भी अगर आप लेते हैं तो आपको CDO का निर्माण हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों से। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, स्टीफन अभिक्रिया में आप फेनिल साइनाइड लेते हैं, फेनिल साइनाइड जो है वो SnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ में अभिक्रिया करके इस तरह का एक योगोत्पाद देती है। बाद में इस योगोत्पाद जो है उसका जलीय अपघटन करवाने पर आपको एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये संकर यौगिक होते हैं। बेंजिल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा, बेंजिल क्लोराइड जो है इसका जल अपघटन करवा करके आप अस्थायी इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त करेंगे, जिसका जल अपघटन करवा करके आप एल्डिहाइड प्राप्त कर लेंगे। भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं इनके, ये रंगहीन भाप होते हैं, वाष्पशील तेलीय द्रव होते हैं, विषैला होता है ये, इसका क्वथनांक जो है 179 डिग्री सेल्सियस, कड़वे बादाम जैसी इसमें से गंध आती है, और जल में आंशिक रूप से ये विलय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से ये विलय होता है। जल में आंशिक रूप से विलय होने का कारण क्या है कि जो फिनाइल ग्रुप जो है वो जल में कम विलय होता है। कार्बन यौगिक की सामान्य अभिक्रिया अगर हम देखें तो बेंजल्डिहाइड जो है या बेंजीन का जो कीटोन है, बेंजीन युक्त जो कीटोन है उसमें ये जो R है ये H भी हो सकता है,
CH3 भी हो सकता है या एरिल ग्रुप भी हो सकता है। तो सभी प्रकार की सामान्य अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित करते हैं। पहली हम देख लेंगे बेंजील्डिहाइड जो है एलिफेटिक यौगिकों के साथ टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देती है और रजत दर्पण देती है, किंतु फेलिंग को अपचयित नहीं करती है। फेलिंग विलेन के साथ में अभिक्रिया नहीं दर्शाएगी, जबकि टॉलेन के साथ में दर्शा करके आपको सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगी। एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिकों के समान ही निराकरण और योग्यात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। जैसे अमोनिया के व्युत्पन्न द्वारा अभिक्रिया करवाने पर यह H2O यहाँ से दे देगी। इस प्रकार से जैसे आपके एल्डिहाइड अभिक्रिया दे रहे थे, उसी प्रकार से एल्डिहाइड भी यहाँ पर अभिक्रिया देने लगते हैं। यहाँ पर भी HCN का योग जो है वो ऑक्सीजन के साथ में OH और नीचे CN प्रकार से जुड़ जाएगा। और बेंजील्डिहाइड के जो उपयोग हैं वो देखें आप रंजकों के रूप में, सुरुचिकर्मक जो होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट है ना, फ्लेवरिंग एजेंट जैसे केक वगैरह में आप डालते हो फ्लेवर के लिए, वो आप बना सकते हो। इससे सुगंध बनाने के काम भी आता है। असंतृप्त अम्लों जैसे सिनेमिक अम्ल, एल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड, शिफ्ट बेस वगैरह यौगिक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका परीक्षण किस प्रकार करते हैं तो बेंजील्डिहाइड में सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO4 का सांद्र विलयन अगर आप डाल देते हैं तो बाइसल्फाइड यौगिक का सफेद अवक्षेप बनता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो सामान्य परीक्षण जो देते हैं वही है जो है ये बेंजील्डिहाइड भी दे देते हैं। बेंजील्डिहाइड जो है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलयन के साथ में 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन दे देते हैं, जिसका रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है, और पीला रंग का अवक्षेप दे देते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य परीक्षण होता है। इसी प्रकार से शिफ अभिकर्मक के साथ में लाल रंग दे देता है। बेंजील्डिहाइड जो है वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जो है रजत दर्पण दे देता है। बेंजील्डिहाइड फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है फेलिंग विलयन को Cu2O के लाल अवक्षेप में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि बेंजील्डिहाइड ऐसा नहीं करता है। बेंजील्डिहाइड जो है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में अगर गर्म करवाया जाता है तो पोटेशियम बेंजोइड बना लेता है, और इस मिश्रण को जो है वो छानकर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, जिसके व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। एसीटोफिनोन बनाने की जो विधियां हैं वो क्या है, बेंजीन की जो अभिक्रिया है एसिटिल क्लोराइड के साथ में शुष्क LCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो एसीटोफिनोन आपको प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम बेंजोइड देख लीजिए आप, कैल्शियम बेंजोइड ये रहा, कैल्शियम बेंजोइड जो है, कैल्शियम बेंजोइड यहाँ से CaCO3 के रूप में बाहर निकल जाएगा और बाकी जो है वो जुड़ करके एसीटोफिनोन बना लेगा। भौतिक गुणधर्म देखें, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका गलनांक जो 21 डिग्री सेल्सियस होता है, और गलनांक 21 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक जो है 202 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसकी जो भाप होती है वो गुणधर्म वाष्पशील होती है। यह भाप गुणधर्म वाष्पशील होता है, यानी कि इसकी अपनी एक भाप बनती है। इसके उपयोग इसके हिप्नोटिक की तरह यानी कि सम्मोहक की तरह काम में आता है, और ये सुगंध बनाने में भी काम में लिया जाता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। नमस्कार।